अगर कोई पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसकी फैमिली वाले उसे पागल कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है। ये एक मिथ बनाया हुआ है लोगों ने। इवन अभी मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, तो वो जैसे बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अरे ये पागलों की डॉक्टर है। तो कल मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, ऐसे पागलों की डॉक्टर का क्या मतलब होता है? मतलब हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो कहीं स्ट्रक हो गए हैं। कुछ कॉमन चीज़, अगर कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता है तो मिस्टेक तो ऑब्वियसली हर रिश्ते में होती है, तो ऐसी कौन से पॉइंट हैं जो वो हमेशा याद रखे जैसे इसकी वाइफ जल्दी मान जाए? अरे तो वो इग्नोर करे थोड़ा सा, और वाइफ को भी समझना चाहिए कि मेरे हस्बैंड का, मुझे पता है ये बेसिक चीज़ है और ये हमेशा इस बात पे लड़ते हैं, तो कोशिश करे वो मौका ना आए, उस मौके को ही अवॉइड कर दे। अब आता है मैम कि एक रिश्ते में अगर दरार आ रही है तो वो कब डिसीजन ले कि अब तो हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? तो आपको बिल्कुल टाइम रहते, जब आपको लगता है कि हमने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो आपको जाना चाहिए। मैम मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, उसके होने के क्या रीजंस होते हैं? कहाँ कमी होती है कपल्स के प्यार में कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं? आपने शादी तो कर ली, पर आप उस प्यार को भूल नहीं पाए, तो आप थोड़े दिन बाद जब आप देखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे डेफिनेटली आपके पहले प्यार में अपने हस्बैंड में। मैम कई बार क्या होता है, रिश्तों में झूठ बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। क्या कुछ ऐसे भी झूठ बोलने चाहिए जिससे रिश्ता बच सकता है? देखिए, कोई भी झूठ अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे के लिए बोला जा रहा है और उससे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ऐसा झूठ मुझे नहीं लगता बोलना गलत है। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे सॉरी है, आई लव यू है, या फिर बात करें छोटी छोटी चीज़, आप खूबसूरत लग रहे हो, आज आप पे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, क्या लगता है ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये रिश्ते में जान डालते हैं? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। मतलब ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप, अगर आपने गलती की है, मान लेना शर्म किस चीज़ की है। नमस्कार दोस्तों एंड राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी, आपके परिवार की, आपके दोस्तों की। कई बार आपने देखा होगा कई लोग ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना मौज मस्ती करने वाले लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। क्या रीजन होते हैं? कई बार आप लोग ही बहुत सारी चर्चा करते हैं कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, इसकी मैरिज जल्दी टूट गई, डाइवोर्स हो गया, उसकी वजह क्या होती है? और सबसे कॉमन बात, अगर कोई व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो सबसे बड़ी बात कही जाती है, अरे ये मेंटल साइड इसकी हिल गया है, ये थोड़ा सा इसका एक होता है ना पेस ढीला हो गया है, मतलब ये पागल हो गया है, इस तरीके की बातें आती है। तो आज का एपिसोड बेहद खास है, सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम वो कॉमन बातें डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ जो हमारी फीमेल्स हैं, मेल हैं, वो इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं कि क्या सच में रिश्ते में ब्रेक आ रहा है तो कहीं वजह आप खुद तो नहीं हो। तो आज आप समझेंगे क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एकता सिंह। स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे यहाँ आने का, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज बहुत कुछ हमें भी सीखने के लिए मिलने वाला है। हाँ जी। तो सबसे पहला आता है मैम, आजकल रिश्ते हम देखें, रिलेशंस को देखें, बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। वजह क्या रहती है कि इतनी जल्दी बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं? देखिए, आजकल क्या है कि लोग बहुत जल्दी में हैं, देखा जाए तो, और सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, सब सोशल मीडिया पे हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, मैंने डाउनलोड किया, किसी और से पूछा किया, फिर लोगों का एक माइंडसेट हो गया है कि कुछ गलत नहीं है अगर हम ऐप भी यूज़ कर रहे हैं या हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। तो जब माइंडसेट दोनों तरह से हमारा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम अगर बात भी कर रहे हैं तो इट्स ओके। पहले टाइम पे शायद किसी अनजान से बात करना हम 10 बार सोचते थे बिल्कुल कि कैसे बात करें, शुरुआत कैसे करें, हमारे बारे में क्या सोचेगा, या मैंने अगर शुरुआत की तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं आगे बढ़ के बात कर रही हूँ। बट अभी इतना लोगों का माइंड सेटअप हो गया है कि कोई गलत नहीं है, हम बात कर सकते हैं। तो उसकी वजह से स्पीड चाहिए उन्हें, जल्दी से रिलेशन बने, जल्दी से हम अफेयर भी कर ले, जल्दी से हम ऑफर भी दे दें, इससे पहले कि निकल ना जाए तो हम ऑफर दे दें, और ऑफर कुछ एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। मतलब वो इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं आजकल की, अगर हम बात करते हैं तो इमोशंस में कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं होती है। क्या बात है।
अब आता है मैम मैरिज, जब लोगों की टूटती है, मैरिज में ब्रेक आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर कोई मैरिज करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने पार्टनर से या फिर जो फैमिली है उससे खुलकर कौन सी बातों पे चर्चा करे, या जिससे मैरिज होने वाली है उससे पहले ही सारी बातें कर ले, तो क्या लगता है करनी चाहिए, और कौन कौन सी समस्याओं को हमें वहाँ? देखिए क्या होता है ना कि जो मेरे पास आते हैं, केसेस आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज के, उसमें सब तरह के केसेस हैं। मतलब अगर हम बोले अफेयर है, हाँ, लव मैरिज है, या हम बोले अरेंज मैरिज, तो लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं, लव मैरिज इज कंफर्टेबल, है ना, लव मैरिज हम कर सकते हैं बिकॉज हम समझते हैं एक दूसरे को, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम किसी का अनजान आदमी से शादी करेंगे तो उससे बेटर है हम एक जान पहचान वाले से शादी कर लें, तो एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम्स का, हमें उसकी आदत का, उसकी हैबिट्स का, पसंद नापसंद सब पता होता है। बट ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम बात करें कि लव मैरिज बहुत सक्सेस है या अरेंज मैरिज बहुत सक्सेस है। टूटने को ऐसे भी केसेस आते हैं कि बचपन के दोस्त थे, पड़ोसी थे, या पेरेंट्स की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनको अच्छा सा लगा कि नहीं दोनों बचपन से साथ में हैं, बचपन से साथ, थोड़ा बड़े हुए तो अटैचमेंट हो गया, तो लगने लगा कि दोनों हम साथ आगे चल सकते हैं, तो शादी भी की और 3 महीने में डिवोर्स। तो अफेयर्स में लव, देखा जाए तो लव मैरिज थी, ये तो लव मैरिज थी और इतने सालों से इतने सालों से एक साथ थे, तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, हर हैबिट का पता होना चाहिए। दूसरे ऐसे भी होते हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं, उनकी भी टूट जाती है किसी ना किसी वजह से। तो बेसिकली क्या है कि जब हम शादी करने का प्लान करते हैं तो हमें पहले तो ये समझना है हम शादी कर क्यों रहे हैं, चाहते क्या हैं हम शादी से, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मतलब शादी में आपको अगर मैं बोलूं तो शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, एक एडजस्टमेंट है, सेक्रीफाइस है और अनकंडीशनल लव। अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप बहुत टाइम तक चल सकते हैं। अब शादी से पहले लोग मिलते भी हैं, अफेयर भी होता है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, दोनों केसेस में आजकल बच्चे मिलते हैं, सब आपस में बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं, हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं, हमें पता है कि इस इंसान के अंदर ये नेगेटिव चीज़ है, बट वो कहते हैं हमें प्यार है, हम तो अटैच्ड है इसके साथ में, हम इसको नहीं छोड़ सकते, तो जानबूझ के पता है कि ये चीज़ें आगे लाइफ में प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते उस चीज़ को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस टाइम तो आपको लगता है कि ये मेरे हाथ से ना निकल जाए या मैं इसको छोड़ ना दूं, और बाद में फिर वो कहीं ना कहीं शादी के बाद जब वही चीज़ें दिखाई देती हैं आपको, वही नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि शादी 1-2 दिन का काम तो है नहीं, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, 24 आवर्स है ना, 24/7 अगर हम बात करें, आप एक इंसान के साथ हो, पहले आपने कितना टाइम दिया और शादी के बाद आप कितना टाइम दे रहे हो, तो आप कितना इग्नोर करोगे इन चीज़ों को, तो आपकी लाइफ पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। अब अभी मैं बात करना चाहती हूँ मैम कि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, अगर मैं बात करूँ 90s और 20s की, तो क्या डिफरेंस आ गया है कि आज के टाइम पे रिश्ते इतने ज्यादा टूट रहे हो, पहले के रिश्ते टूटते नहीं थे? आपने पहले देखा है जब कभी गाने सुने हो आपने फिल्मी स्टाइल 90s वाले, तो पहले मिलते थे, मतलब मिलना क्या, नजर मिली और थोड़ा शर्म लिहाज में होता था ना, शर्म जैसे फील आता था, हेजिटेशन, फिर धीरे धीरे वो लेटर चलते थे। लेटर भी जब आप पढ़ते थे धुक धुक होती थी दिल में, धक धक कि लेटर में क्या लिखा होगा, मतलब ये वाली जो फील है। उसके बाद फिर नजर मिली, फिर हम धीरे धीरे मिलने लगे, फिर अगर हाथ भी टच किया तो बड़ा अच्छा सा फील होता था। तो पहले जो 90s में था ना, वो नजर मिली, फिर इकरार हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई, फिर आपका जो भी है फिजिकल होता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं सब, तो आजकल वो फील और वो इमोशन तो शायद पता नहीं कब आते होंगे, बस अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, बात करने में ठीक लगा तो प्रपोज कर दीजिए इसको। उसके बाद फिर उसकी कमियां देखिए, फिर उसके बाद उसकी अच्छाइयां देखिए, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में, फिर उसको समझाइए, फिर उसको कंट्रोल करिए, फिर उसको चेंज करने की कोशिश करिए कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, आप ऐसा करें, आप वैसा करें। तो मतलब वो प्यार थोड़ा सा डिफरेंस तो हो गया। पहले हमें सब पता है तब हम आगे बढ़े, अभी हमें कुछ नहीं पता, पहले हम बढ़े, बाद में हमने समझने की कोशिश करनी शुरू की। पर आज के जो जेनजीज हैं, एक तो इनकी रिलेशंस की अगर हम बात ही करें, सिचुएशन से पता नहीं कितनी सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारे जब जाके एक मैरिज तक बात पहुंचती है। मतलब ये जो चल रहा है, क्या लगता है इससे, क्या लगता है रिश्तों में कुछ बचने वाला है? इसमें देखो, जिस तरह से रिश्तों को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, हमें तो बहुत सारे रिश्तों के नाम भी नहीं पता, सिचुएशनशिप है, लिव इन है, ये है, 1 सेकंड में हुआ तो करो, आगे बढ़ो,
है ना, और उस मोमेंट में है तो आप करिए, मतलब कहीं ना कहीं हम देखिए कि बाहर का असर तो आ ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि हम वैसे तो हम फॉरेन की मतलब कंट्री की हम कंपेयर करते हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ बहुत फ्रीडम है, 15 ईयर्स में ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आप कहीं तो वो सोच लेके चलते हैं और कहीं आप फिर इंडियन मेंटेलिटी हो जाती है आपकी कि अगर है तो फिर वो आप पत्नी की तरह भी बिहेव करना शुरू कर देते हो या हस्बैंड की तरह कंट्रोलिंग हो जाते हो। तो वो कहने को आपने कितनी भी टर्म यूज कर ली, ये शेप वो शेप, बट कहीं ना कहीं एंड में जाके ना फील आपका वो इंडियन वाला रह ही जाता है। वहां आके फिर अपनापन दिखाना, अधिकार जताना, फ्रीडम ना देना, स्पेस ना देना पार्टनर को, उसकी हर चीज में, हर छोटी बड़ी चीज में इंटरफेरेंस करना, मतलब कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या है, मतलब ये सब चीजों की वजह से ना गड़बड़ हो जाती है फिर तो वो रिलेशन फिर टूटने की ही कगार पे आ जाते हैं। अब आता है रिश्तों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात बहुत ज्यादा झगड़े हो जाना, क्या लगता है इनको सुधारा जा सकता है? क्योंकि जहाँ झगड़े स्टार्ट होते हैं वहीं से एक ब्रेक आना स्टार्ट हो जाता है मैरिज में, क्योंकि वो शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। तो उस दौरान एक कपल्स को क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो रिश्तों में झगड़े हो क्यों रहे हैं, रीजन क्या है उसका, मतलब झगड़े होने के कुछ ना कुछ कारण तो होंगे, ऐसा तो कोई नहीं झगड़ेगा। या तो आपका बिहेवियर है, आपके बिहेवियर में कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करते हो जिसकी वजह से सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसको इरिटेशन हो जाती है, या कई बार होता है हम अपनी बात कहते रहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है, दूसरे को समझना भी नहीं चाहते, कुछ भी बोला हमने, मैंने क्या सोच के बोला, तुमने उसका मतलब क्या निकाला, मैं ये एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, आपने बिना समझे उसके ऊपर कमेंट कर दिया या कंट्रोल करना शुरू कर दिया, या सोसाइटी की को ध्यान में रख के ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से भी रिश्ते टूटते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहले से ही पता है कि ये बंदा है ही, मतलब नहीं मेरी एडजस्टमेंट हो रही है इसके साथ में और हमारे झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो आपको रिश्ता आगे लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे भी होंगे। अगर आपने ट्राई किया, आपने सारी टेक्निक, सारे मेथड समझाया, मनाया, माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, और जो भी सपोर्ट जो भी आप करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि वाइफ है थोड़ी सी गुस्सैल है, वाइफ को गुस्सा बहुत आता है, या वाइफ ने कोई छोटी सी कोई बात पकड़ ली और वो उस चीज़ को नहीं भूल रही है, वो बार बार उसी चीज़ को पकड़ पकड़ के झगड़ा कर रही है, उसी चीज़ को पकड़ पकड़ के सफाइयाँ मांग रही है। एक आदमी कब तक उसको जस्टिफाई करेगा, परेशान हो जाते हैं वो। उनको समझ में नहीं आता कि रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन या सोसाइटी की वजह से रिश्ता ना टूटे। तो आप निभाते रहते हो, कब तक निभाओगे, कभी ना कभी तो आप फ्रस्ट्रेटेड होगे ना उस चीज़ से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो, हमें पता है ये इंसान ऐसा है, लेकिन हम रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते उससे, हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों में भी आगे ज़्यादा तक लंबा नहीं चल सकता है इंसान, या तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, स्ट्रेस टेंशन में रहेंगे, मतलब लाइफ तो आप नहीं जी पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि छोटे मोटे झगड़े हैं बेसिक चीज़ों के, मान लीजिए मेरे बिहेवियर में कुछ इसको बुरा लगा, तो आप बात करिए एक दूसरे से, कम्युनिकेट करिए और बात करके सुलझाइए। क्योंकि एक बार किसी ने अगर बता दिया आपको कि मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, आप बताइए, आप जस्टिफाई करिए, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने पार्टनर की खुशी के बारे में सोचें कि मेरा पार्टनर किस चीज़ से खुश रह सकता है या वो क्या कर सकता है, उसका क्या है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, दोनों को ध्यान में रखें। अगर आप पार्टनर को खुश करने में अपना पूरा ध्यान दें, एक नहीं दोनों, दोनों ही सोचें, तो झगड़े होंगे ही नहीं। कुछ कॉमन चीज, अगर कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता है, तो मिस्टेक तो ऑब्वियसली हर रिश्ते में होती है, तो ऐसी कौन से पॉइंट हैं जो वो हमेशा याद रखे जिससे इसकी वाइफ जल्दी मान जाए? अरे तो वो इग्नोर करे थोड़ा सा, और वाइफ को भी समझना चाहिए कि मेरे हस्बैंड का, मुझे पता है ये बेसिक चीज़ है और ये हमेशा इस बात पे लड़ते हैं, तो कोशिश करे वो मौका ना आए, उस मौके को ही अवॉइड कर दे। और अगर उसके बाद भी वो आता है तो वही प्यार मोहब्बत करके, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे के या उसकी खुशी के लिए कोई चीज़ करके, मतलब कोई चीज़ अगर हस्बैंड को पसंद है तो वो ऐसा काम करे कुछ बढ़िया सा, तो अच्छा लगेगा उसे। बाकी कोशिश करे वो चीज़ बार बार ना हो ना। तो ये चीज़ है। क्या बात है। अब आता है मैम, सबसे पहले, क्योंकि हम बात तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी कर रहे हैं, पर सबसे मेन जो पॉइंट आता है, अगर कोई पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो उसकी फैमिली वाले उसे पागल कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये एक मिथ बनाया हुआ है लोगों ने। इवन अभी मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, तो वो जैसे बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अरे ये पागलों की डॉक्टर है। तो कल मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, ऐसे पागलों की डॉक्टर का क्या मतलब होता है।
मतलब हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो कहीं स्ट्रक हो गए हैं। आपने सब तरीके अपना लिए, है ना? आपने अपनी फैमिली से हेल्प ले ली, आपने अपने दोस्तों से बात कर ली, आपने जहाँ-जहाँ आपको जो लगा आपने गूगल भी सर्च कर लिया, बट आप नहीं निकल पा रहे हैं उस चीज़ से, कहीं न कहीं स्ट्रक हो गए हैं। और दूसरा ये होता है कि कई बार क्या होता है, हम किसी को बताएँगे सामने वाले को, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। करेक्ट। वो बताएँगे, अरे मैं ऐसे करती हूँ, तुम भी यही कर लो, मेरा फ़ॉर्मूला लगाओ। या किसी और ने ऐसा किया था, तुम भी यही करो। फलाने के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। तो हम दूसरों की लाइफ़, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ एवरी पर्सन इज़ अ यूनिक पर्सन। सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो ऐसे में हमें बजाय दाएँ-बाएँ लोगों से पूछने के प्रोफ़ेशनल के पास जाना चाहिए, बिकॉज़ दे आर स्पेशलाइज़्ड और उनको ये पता है कि ये रीज़न क्या है और क्यों हो रहा है। वो उन चीज़ों को फाइंड आउट करेगा और आपके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस या जो भी सजेशंस देगा, वो देगा। तो इसीलिए मतलब ये जो मिथ बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि पागलों के ही लोग होते हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं, बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं और लोग अभी आने लगे हैं। इवन बच्चे आते हैं या लेडीज़ आती हैं, तो वो मतलब नोइंगली उनको पता है कि हमने जाना है, बता के आते हैं। तो कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं अभी इस चीज़ के लिए कि हम नहीं कोप अप कर पा रहे, तो हमें जाना है। लोग आ जाते हैं अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास। अब थोड़ा-सा लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। क्या बात है। अब आता है मैम कि एक रिश्ते में अगर दरार आ रही है तो वो कब डिसीजन ले कि अब तो हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, इसकी ना कोई लिमिट नहीं होती है कि दरार कब से शुरू हुई और कब जाना चाहिए। जब आपको लगे ना कि बहुत हो गया, अब हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, जितने एफर्ट्स हमने लगाने थे हमने लगा दिए और चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं और अब बस हम लास्ट हमारे पास ऑप्शन है डिवोर्स, वही हमें लेना है या हमारे झगड़े इतने बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा कि डेली लाइफ भी हमें मतलब फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो जाता है, राइट। और घर का वो जो माहौल है, बच्चों पे असर पड़ रहा है, तो आप जिस वजह से रुके हुए हैं इस रिश्ते में कि बच्चे, लेकिन आप जो माहौल दे रहे हैं, तो बच्चे तब भी सफ़र करेंगे। तो आपको बिल्कुल टाइम रहते जब आपको लगता है कि हमने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो आपको जाना चाहिए। मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जितना वेट करेंगे उतना आप और ज़्यादा तकलीफ में आएँगे। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग फ़ोन से बहुत सारी ऐप डाल लेते हैं रिश्तों को ठीक करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील है या कंटेंट है या गूगल से सर्च करेंगे कि हम रिश्तों को कैसे सुधारें। तो क्या लगता है कि ये वर्क करेगा? देखिए, गूगल ऑथेंटिक नहीं कहेंगे हम, मतलब इतना मैं नहीं कहूँगी कि हर चीज़ आप गूगल, बिकॉज़ गूगल इज़ कॉमन चीज़ आपको बताएगा। हर इंसान की जो प्रॉब्लम है मतलब आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपका बचपन अलग है, आपका डेवलपमेंटल फेजेज़ अलग हैं, आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या ट्रेजेडी हुई, आपने पूरी ज़िंदगी शुरू से लेके एंड तक किस तरह से जी है, क्या तकलीफ़ों से गुज़री हैं, वो तो आप ही बता सकती हैं ना। तो गूगल को ये सब चीज़ें तो नहीं पता है। तो गूगल एक कॉमन आंसर देता है। वो आपके प्रॉपर आपको ध्यान में रख के जवाब नहीं दे रहा है। वो सिर्फ़ एक आप प्रोफ़ेशनल के पास जाते हैं, तो वो आपसे पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लेता है, आपकी पूरी पास्ट लाइफ़ जानता है, आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री जानता है, आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली के रिलेशंस, कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही या कुछ मेडिकल कोई इश्यूज़ तो नहीं रहा, सब देखता है वो। उसके बाद ही फिर आपको सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो इसमें तो यही है कि हर इंसान कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, तो वो चीज़ की ऑथेंटिसिटी तो होती नहीं है। मैम, मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, उसके होने के क्या रीजंस होते हैं? कहाँ कमी होती है कपल्स के प्यार में कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं? देखिए, जब शादी होती है ना, कई बार होता है कि या तो आपका शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब ये कह लो कि अफेयर था आपका, किसी कारण से प्रेशर में आके या फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, प्यार किसी से किया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पाए। मतलब मोस्टली तो फैमिली का ही प्रेशर रहता है। आपने शादी तो कर ली, पर आप उस प्यार को भूल नहीं पाए। तो आप थोड़े दिन बाद जब आप देखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे डेफ़िनिटली आपके पहले प्यार में और अपने हस्बैंड में। आपको कहीं कुछ चीज़ें कमियाँ लगेंगी, तो आप थोड़ा-सा इंक्लाइन हो जाते हो। एक तो इस तरह के भी एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं। आपको वो सुकून, वो प्यार, वो जो एक अटैचमेंट है, वो वहीं फ़ील हो रहा है, वो हस्बैंड से नहीं फ़ील हो रहा है। तो इसलिए भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, बहुत उम्मीदें, बहुत लड़की एक्सपेक्टेशंस लगा के आती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन जब शादी होती है वैसा होता नहीं है। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे तो उतर नहीं रहा। बाहर कोई दूसरा इंसान दिखा या यहाँ कुछ कमी लगने लगी कि जो मैंने एक्सपेक्टेशंस की थी कि शादी के बाद मेरी लाइफ में ऐसा होगा, हस्बैंड ऐसा करेगा, ये सपोर्ट होगी, वो अटैचमेंट होगी, हमारे इमोशंस ऐसे होंगे, हमारा
प्यार मोहब्बत ऐसा होगा। एक सभी सोचते हैं तभी शादी करते हैं कि इमेज तो बनाते ही हैं, वैसा नहीं हो रहा। और वो कहते कहते समझाते समझाते आदमी एक दूसरे को बताता है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा करो ना चेंज, थोड़ा ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा है ना, मुझे ये अच्छा लगेगा, ऐसा करो। अब सामने वाला पार्टनर जरूरी नहीं है ना वो आपकी सारी बातों को माने। फिर जब इंसान को कहीं बाहर कोई दिखता है कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो यहाँ फुलफिल हो सकती हैं, अटैच हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कुछ, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं। तो गलती भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक इंसान अगर शादी में आया है तो चीज़ें तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके आपस में बात करके मैनेज करना चाहिए, घर पे ही अपना मैटर को सुलझा लो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बहुत सीरियस नहीं लगती हैं, उन्हें लगता है नहीं ऐसे ही बोल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे ही बोल रहा है, कोई बात नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर हम बात करें, कम्युनिकेट करें, अपने पार्टनर की चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो कभी मुझे नहीं लगता शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो पाएगा। अब मैं एक थोड़ा कॉमन सा है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लगेगा आपको। अगर कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करता है तो उन्हीं के फैमिली वाले कहते हैं अरे ये तो जोरू का गुलाम है। तो क्या लगता है ये जो वर्डिंग है एक एक्स्ट्रा केयर करने वाले हस्बैंड को, तो वो भी ब्रेक लेके आ सकती है क्या रिश्ते में? ब्रेक कौन? मतलब अच्छा, ब्रेक हो सकता है। हाँ, मतलब क्योंकि उसे जोरू का गुलाम कहा जा रहा है, मतलब हमें तो छोड़ दिया इसने, बीवी के पीछे लगा रहता है। तो जब वो फैमिली से, अपनी ही फैमिली से, अपनी मदर से, फादर से, बहन से जब ये सारी बातें सुनता है, तो क्या लगता है कि कंटिन्यूसली वो सुनता रहेगा तो ये भी एक जरिया होता है रिश्ते में ब्रेक आने का? हाँ, देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो इंडियन जो सिस्टम है, आपको पता ही है, शादी होती है, सास की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, सास पहले वो भी तो कभी बहू थी ना, है ना, सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल। तो अगर वो बहू थी तो उसकी सास ने उसको कैसे रखा, फिर आगे जब वो सास बनी तो वो कहीं ना कहीं कॉपी तो करेगी कि अरे हम तो ऐसे करते थे, हमारी सास सुबह उठ जाती थी, चक्की पीसते थे, हम आटा पीसते थे घर में, 5 बजे उठ जाते थे, ये तो नहीं उठ रही है ना। लड़के को बोलेंगे कि भाई ये क्यों नहीं उठ रही, अच्छा तू इसको कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चीज फेस करी है ना वो सेम चीज उनकी भी लगती है कि हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि हमारी बहू आएगी तो जैसे हमने अपनी सास की सेवा की, उसकी बातों में हाँ में हाँ रखा और उसकी बात को कभी टोका नहीं, उससे पहले परमिशन ली खाने की पीने की, अगर कुछ बोल भी दिया तो चुप लगा गए, तो शायद आने वाली बहू भी ऐसी ही होगी। लेकिन अभी देखो जनरेशन तो चेंज हो रही है ना, करेक्ट, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, लोग अब आज एजुकेटेड हो गई हैं, लड़कियां सब वर्किंग है मोस्टली अभी देखा जाए तो अगर आप उनसे वो उम्मीद लगा के चल रहे हो तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ ये है कि आपके हस्बैंड को तो पता है ना कि मेरी वाइफ क्या है, क्या सोच के मैंने शादी की इससे, या शादी से पहले जो भी उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल बनाई उन्होंने, अब वो उनकी अपनी बातें हैं तो वो तो पर्सनल हो गई, माँ बाप को तो नहीं बता सकते, तो वो तो उसी के अकॉर्डिंग करेगा, उसे खुश भी रखेगा। तो अपनी वाइफ को खुश रखना कोई गलत चीज नहीं है। अगर एक अंडरस्टैंडिंग पति है और वो अपनी वाइफ की केयर कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, करेक्ट, ये तो अच्छी बात है। इसमें जोरू का गुलाम का तो मुझे लगता नहीं है कुछ मतलब है। मतलब जो आदमी अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, उसके साथ अटैच रहे, उसको केयर करे, उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाए, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखे, उसकी खुशियों का, उसके दुख का, उसकी पसंद नापसंद, तो ये तो हम चाहते हैं ना कि इंसान को तो सभी के लिए सोचना चाहिए। अगर वो सोच रहा है तो जोरू का गुलाम हो गया, और अगर वो नहीं सोच रहा है तो वो ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जोरू का गुलाम, ये पहले होते थे, अब तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो सभी स्मार्ट हो गए हैं, बच्चे स्मार्ट हो गए। हाँ, बच्चे आजकल सुनते भी नहीं है, और माइंड मेकअप पेरेंट्स का पहले से हो गया, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो 90s वाले हैं, थोड़ा उन्होंने चेंज की है अपनी सोच, तो उनको पता है कि पहले से माइंड मेकअप करके रहो कि लड़का बहू आएंगे तो मतलब उन्होंने मस्त रहना है और हमें भी उनके साथ मस्त रहना है, और हमें भी बहुत एडजस्ट करना है। तो आजकल की जनरेशन जो हम बोले हमारे टाइम के जो जितने भी लोग हैं 90s वाले, तो वो उनको ये पता है कि लड़का लड़की दोनों जानते हैं एक दूसरे को, इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें इनके साथ इनके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है, तभी लाइफ चलेगी। लेकिन अगर आप अपना कंपेयर करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं फैमिली का हस्तक्षेप भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आता है, ज्यादातर रिलेशनशिप में फैमिली का ही हस्तक्षेप आता है, क्योंकि फैमिली, बच्चे तो इतने अच्छे से रह ही रहे हैं, लेकिन उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना। फिर वो बोलते हैं कि तुम ऐसे नहीं करते हो, ये करते हो, फिर वाइफ झगड़ा, फिर वाइफ बोलती पति अपनी मम्मी की सुनता है, मेरी सुनता नहीं है, या लड़का बोलेगा ये तो अपने मायके वालों की सुनती है, इसकी मम्मी की बहुत इंटरफेरेंस है, इसकी मम्मी मेरे को ये समझाती है, वो समझाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें बाउंड्रीज तो बना के रखनी चाहिए। मैम आपके पास कुछ ऐसे भी कपल्स आते हैं जो
अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की बात नहीं सुन रहा है तो कहेगा इसकी मम्मी ने इसके ऊपर कुछ जादू टोना करा दिया। हाँ बिल्कुल, कई बार हमने देखा है कि जो ये मैरिज होती है ना, हाँ देखिए ये तो हमारा सीधा सा है कि शादी करके आपको जाना है, लड़का तो नहीं जाता कहीं भी। हाँ हाँ। हमारा इंडियन मेंटेलिटी सिस्टम है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रहेगा ही रहेगा हम्म, कि लड़की ही जाएगी ससुराल, है ना। बिल्कुल। तो जब वो जा रही है तो माइंड मेकअप तो करना पड़ेगा कि भी ससुराल में जाके बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होंगी, पति भी है, रिश्तेदार भी होंगे, नंद भी होगी, देवर दरानी जेठानी, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली जैसी भी है, तो माइंड मेकअप करके आपको जाना है। तो आपको पहले समझना है अपनी फैमिली को, आप अपनी फैमिली को पहले समझिए कि मेरी फैमिली जो है वो इनको इनका नेचर कैसा है, हर इंसान को आपको समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि आप छोटी छोटी बातों को, मम्मी को फ़ोन कर दिया, आज ये हुआ, ये हो गया, फिर मम्मी को फ़ोन कर दिया, अब ये बताओ, पूरे घर की बात आप रोज़ शाम को अपने पेरेंट्स को बता रहे हो। ये इश्यूज आते हैं, लोग आते हैं कि ये सारी बातें अपने घर वालों को बताते हैं, डिवोर्स होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो ये थोड़ा-सा तो आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी है, बिकॉज़ आप इस फैमिली में नए आए हो और अभी आपकी यही फैमिली अपनी फैमिली बनने वाली है। तो आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा उनको समझना पड़ेगा। चाहे कोई भी रिश्ता है, थोड़ा टाइम दीजिए, उसको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश कीजिए, ना कि बार-बार किसी से गाइडेंस लीजिए, ना कि बार-बार किसी से हेल्प लीजिए और हर छोटी-छोटी बात अपने घर में डिस्कस करिए। तभी फिर ये लोग बोलते हैं कि ये तो अपनी मम्मी-पापा की ज़्यादा सुनती है या कंट्रोल करते हैं मुझे, या मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रखी है उनकी, तो ये तभी प्रॉब्लम आती है। मैम कई बार क्या होता है रिश्तों में झूठ बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं, क्या कुछ ऐसे भी झूठ बोलने चाहिए जिससे रिश्ता बच सकता है? देखिए, कोई भी झूठ अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे के लिए बोला जा रहा है और उससे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो ऐसा झूठ मुझे नहीं लगता बोलना गलत है। अगर वो रिश्ते को बचा रहा है, उसमें प्यार है, उसमें मतलब अटैचमेंट है, उसमें केयर है, उसमें सपोर्ट है, सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ते में झूठ बोलना गलत है। तो अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, हम किसी रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत झूठ चल सकता है। कई बार रिश्तों में मैं बात करूं तो ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग होती है एक दूसरे में इतना ज्यादा प्यार होता है, कई सालों तक रहता है और एकदम सडन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर हम किसी के साथ 4 से 5 साल रह लेते हैं उसके बाद रिश्ता टूटता है, उसके पीछे कौन सी ऐसी कमियां या कौन सी ऐसी गलती कपल करता है कि जो 5 साल में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करते हैं? इसमें क्या होता है ना कि शुरू में आप जब किसी नए रिश्ते में आते हैं ना, तो आप थोड़ा सा रोमांटिक तो रहते ही हैं, एक्साइटेड रहते हैं, नई नई चीज़ें जाननी होती है, क्यूरियोसिटी रहती है, मिलना है, बात करनी है, घंटों घंटों बतिया रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन पता भी चल रहा है आपको सब पता चल रहा है कि ये चीज़ गलत भी है, आप समझ भी जाते हो, बट क्योंकि आपका नया नया है, अफेयर है, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो। फिर थोड़े थोड़े झगड़े धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं, हल्की हल्की बातों पे, है ना, कि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों था, ये क्यों था, कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, मैं वेट करती रही, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। उस टाइम तो हम उनको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई जवाब दे के कर लेते हैं। अचानक कुछ नहीं होता है, हमारी बेस तो बन ही चुका होता है, लेकिन ये है कि आप उस बेस को दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। चलो कोई नहीं, लड़ाई हुई, अरे मान गए, फिर कुछ हुआ, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, तो आप सप्रेस करते रहते हो, तो आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, जबकि सही नहीं चल रहा होता। वो शुरुआत है, शुरुआत बढ़ते उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जब ज़्यादा हो जाता है 2 साल में, 3 साल में, तो लगता है नहीं, माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो, कर लो, कोई बात नहीं, फिर मूव ऑन करें। तो यही चलता रहता है 5 साल। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि पूरा 5 साल बहुत अच्छा प्यार चला, फर्स्ट डे से लेके और 5 साल तक, और कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी बात पे मतलब कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, ऐसे वाला तो टूटेगा ही नहीं फिर। अचानक से वो 5 साल में ऐसा क्या 5वां साल होते ही टूट गया? तो चीज़ें होती हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन पे बात करो और आपको समझना चाहिए शुरुआत में ही कि ये रिश्ता आगे चल सकता है, इसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। चाहे आप इमोशनल अटैचमेंट का नाम दे दो या बोल दो प्यार है, डेफिनेशन तो हम नहीं कह सकते ना प्यार की क्या होती है, बिल्कुल, जिसको जो सही लगता है वो उसको डिफाइन कर देता है कि प्यार तो ये है, प्यार का मतलब ये होता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। क्या बात है। क्या लगता है रिश्तों में माफ कर देना ज्यादा जरूरी है या फिर उस बात को भूल जाना ज्यादा जरूरी है? डिपेंड करता है, देखो आप कितनी बार माफ कर रहे हो। 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, पर अगर आप रेगुलरली अगर आपका ये माफ चल रहा है, पहले तो आप गलतियां करते हो, फिर माफी चाहिए, तो आप गलतियां करनी बंद कर दो, और बार बार वही गलतियां करनी, तो एक इंसान कब तक माफ करता रहेगा, है ना। माफी का भी तो एक होता है ना, लिमिट होती है। तो आप बार बार गलतियां करोगे, बार बार माफी करोगे, तो यानी कि आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हो और आपको पता है सामने वाला माफ कर देगा, तो आप उसका
बेनिफिट उठा रहे हो कि गलती कर दो, अपनी बात कर लो जो भी हमें करनी है, और ये तो मान ही जाएगा बाद में। तो उस वाली गलती को तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा कि गलती कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, फिर से गलती कर रहे हैं, फिर से माफी मांग रहे हैं। ऐसा रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाता है। तो ऐसे रिश्ते में फिर लगता है कि नहीं, जब आप गलतियां कर ही रहे हो और आप नहीं सुधर रहे हो और आप अगले की लाइफ को भी प्रॉब्लमेटिक कर रहे हो, तो प्यार का मतलब यही होता है ना कि अपने पार्टनर को खुश देखना। अपने प्यार मतलब जो हम जिसको हम प्यार करते हैं वो खुश रहे, वो हैप्पी रहे। नहीं है मेरे पास कोई बात नहीं, जहां भी रहे खुश तो रहे। तो पहले ये सोच होती थी कि जो करना है अपने पार्टनर की खुशी के लिए करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक दूसरे की खुशी के लिए करते हैं ना तो बहुत बढ़िया। अगर आप अपनी खुशी के लिए बार बार गलतियां कराए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, माफी मांगे जा रहे हैं, तो वो रिश्ता आगे नहीं चल पाता। उसमें आप फ्री कर दीजिए एक दूसरे को, ज्यादा बेटर है। अगर मैं एक तमाम आपसे जानूं तो प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार को हम कितने होता है ना पैमाने पर नाप सकते हैं, तो प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार का देखो कोई पैमाना होता नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और कैटेगरी भी सब अपने हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आता है कि प्यार जो है वो सेक्रीफाइस है, एडजस्टमेंट है, कॉपरेशन है, हेल्प, सपोर्ट, है ना, एडजस्टमेंट। अगर कोई कर सकता है अपने पार्टनर के लिए तो आप उसे प्यार करते हैं, विदाउट अनकंडीशनल, बिना एक्सपेक्टेशंस के। तो सबकी अपनी अपनी है। अब जो इस चीज़ को ऐसा समझें तो प्यार तो मेरे हिसाब से तो प्यार यही होना चाहिए। बिल्कुल। अभी एक केस हुआ था ईसा आपने भी देखा होगा कि उसने उसे ऊपर से फेंक दिया। तो क्या लगता है, आपने काफी कुछ सुना उनके बारे में, उसकी साइकोलॉजी क्या थी? देखिए क्या होता है ना कि हमारा तो यही कहना है कि अगर आप इतने फ्रीडम वाले हैं या आप इतने ओपन माइंडेड हैं, आप किसी के बच्चे की जान लेने का आपको राइट नहीं बनता है। अगर आप प्यार में भी हैं किसी के साथ में, तो आप जितना स्ट्रांग आप बाद में बन रहे हैं कि आपने उसको धक्का दे दिया, आपने मार दिया उसे। अब भी देखो हाईलाइट तो हुए आप, मीडिया में भी आए, छुपता तो है नहीं। कहते हैं ना प्यार और इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ऐसे कुछ भी अगर आप गलत भी करेंगे वो भी नहीं छुपेगा, बिल्कुल, वो भी पकड़ा जाएगा कभी ना कभी, आप कितने भी स्मार्ट हो ले। तो बजाय इन बातों पे जो हम ऐसे केसेस, अभी रिसेंटली भी तो हुआ, अभी भी तो हुआ एक और केस, सिया क्या नाम था उसका? हाँ, ईसा का। और उससे पहले सोनम का था, कोमल का था। तो मुस्कान थी। तो आप रुके क्यों हो उस रिश्ते में, या आप बनाना क्यों चाह रहे हो रिश्ता उस इंसान से, है ना? अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान जो है मुझे पसंद नहीं है और मैं अपना जो मेरा प्यार है मुझे उसी के साथ रहना है, तो आप बाद में इतने स्ट्रांग बनते हो, पहले क्यों नहीं बनते हो अपने पेरेंट्स के सामने? आप अपने पेरेंट्स से खुल के बोलो मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इसी से प्यार करना है, मेरे को यही शादी करनी है, जो भी करना है। वो फिर माने ना माने, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए आपको, शादी या सगाई। क्योंकि एक इंसान देखो, एक माँ बाप का बेटा है, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, नौकरी करा, सब कुछ किया, आपने आया और आपने एकदम से उसको मार दिया। तो मारने का राइट तो ना शादी के बाद हम कहते हैं कि किसी को मारो, ना हम कहते हैं शादी से पहले आप मारो। मारने से अच्छा आप छोड़ दीजिए उस इंसान को, वो ज्यादा बेटर है। वो थोड़ी देर का जो घर में अंदर चीजें रहेंगी वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि पूरा सोसाइटी को पता चले उस चीज के बारे में। और फिर एक वो मैसेज भी तो गलत जा रहा है ना फिर इस चीज से। नई जनरेशन क्या सोचेगी? अच्छा एक केस होता है, ये भी नहीं कि रुक जाए या उसको देख के लोग अलर्ट हो जाए, नहीं, फिर से केस हो जाता है, फिर से केस हो रहा है। अभी तो लगातार हो रहा है। हाँ। तो मतलब ये जो फीमेल्स हैं, हम साइकोलॉजी की बात करें तो इनके माइंड में चलता क्या है? इनके माइंड में बस यही चलता है कि मेरी खुशी, सेल्फ सेंटर, मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मैं खुश रहनी चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और की खुशी से। अगर हम सेल्फ की बात करें कि एक होता है सेल्फ लव, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप अपने आप से प्यार करो। तो अगर मैं बात करूं इन सभी कैटेगरी, जिसमें सोनम है, मुस्कान है, या फिर बात करूं ईशा की, तो क्या लगता है कि ये सेल्फ लव है? नहीं, देखिए सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपने आप से प्यार करें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन, कि कोई हो तो मैं खुश हूँ, या कोई होगा मेरे साथ में तो मैं ये काम करूंगी, मुझे पसंद है, किसी ने मुझे रोक दिया, टोक दिया, तो मैंने उसकी वजह से मैं एडजस्ट कर गई कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। मतलब सेल्फ लव का मतलब आप अपने आप से प्यार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप से प्यार करें और दूसरे का नुकसान करें। अपने आप से प्यार करें, अपनी खुशी देखें, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। आप अपनी पसंद देखें, उससे किसी की लाइफ पे असर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना कुछ करना चाहती हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके ना करें, उसको प्रेशराइज ना करें, मतलब उससे ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। मतलब आपको जो करना है आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हो, लेकिन थर्ड पर्सन या दूसरा पर्सन है उसके ऊपर उस चीज का असर नहीं आना चाहिए, अगर वो परेशान ना हो। अगर मैं रिलेशंस में बात करूं तो ईगो सबसे बड़ा दुश्मन होता है या
रिश्ते में साइलेंस रहना सबसे बड़ा दुश्मन है? देखिए ईगो, अगर हम बोलें, कई बार लोग बोलते हैं ईगो, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड भी होता है ना। एक होती है ईगो, एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका समझ में नहीं आता है कब ईगो बन जाती है और सेल्फ रिस्पेक्ट को लोग ईगो बोल देते हैं। मतलब कंफ्यूजिंग है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो बन जाती है पता नहीं चलता, और ईगो को लोग सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल देते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि हमें कुछ अच्छा लगा, हमें कुछ पसंद है, हमारी कुछ वैल्यूज हैं, हमारे कुछ मॉरल्स हैं, हमारी कुछ सोच है ना। तो वो हम बोलेंगे कि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं मान के चलूं कि मैं इतना तो ठीक है, इससे ऊपर कोई मेरे बारे में कमेंट करेगा या गलत बात बोलेगा तो आई विल नॉट टॉलरेट। तो वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि भैया बस बंद, लिमिट है, बाउंड्री है, इससे आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज अब इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो वो हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, आप अपनी एक है आपका मन में कि मुझे इतना तो मैं कर लूंगी, थोड़ा बहुत मजाक हंसी टॉलरेट एडजस्ट कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ऊपर नहीं। लेकिन ईगो क्या होता है, छोटी छोटी बात में आप बुरा मान जाते हो, छोटी छोटी बात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अरे ऐसा क्यों कर दिया तुमने, ईगो हर्ट हो गई। मैं आदमी हूँ, मेरे आगे जुबान कैसे लड़ा ली, ईगो हर्ट होगी। वाइफ अपनी बात कह रही है कि सुनो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, मैंने बोला ना ऐसे होगा तो होगा। तो ये ईगो हो गई। वो चाह रही है कि मैं ये करूं, नहीं तुम नहीं करोगी, तुम्हें मना कर दिया ये काम करने के लिए, कैसे कर सकती हो, मम्मी क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो वो ईगो हो जाती है। तो इसमें डिपेंड करता है कौन ईगो में है और कौन सेल्फ रिस्पेक्ट में है। कोई केस ऐसा आया मैम कि दोनों, आजकल देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं, कि जो उनकी जो सैलरी है उसकी वजह से रिश्ते टूटे हों? आप मानेंगे नहीं, आज के टाइम में मेरी कुछ लोग हैं, कलीग्स हैं, या जो मेरे लोग आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, 30-35 की एज हो गई है गर्ल्स की या आदमियों की। सैलरी तो बहुत बड़ा इशू है। मतलब उनको लगता है मेरी इतनी सैलरी हो गई है तो अब मुझे लड़का भी इससे ऊपर की सैलरी का चाहिए, तो शादी नहीं कर पा रहे वो। तो सैलरी तो है ही, अगर लड़की अर्न कर ले, पहले मेनली क्या होता था, हमारा आदमी अर्न करता था, लड़की नहीं करती थी। अभी काफी एडवांस हैं, सब लोग सोचते नहीं हम अपने करियर में फोकस करें, अच्छी बात भी है, करना चाहिए। शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है कि मेरी इतनी सैलरी है, तुम्हारी इतनी सैलरी है, या मैं इतना कमा रही हूँ, तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। इन बातों पे बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, बहुत होते हैं। तो सैलरी है एक पॉइंट है, शादी करने से पहले भी है और शादी करने के बाद भी है। या तो आप करोगे नहीं ऐसे इंसान से शादी, इसकी सैलरी कम होगी, और अगर आपने कर ली तो आप पूरी लाइफ उसको रियलाइज कराते रहोगे, तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी, मेरी कम तुम्हारी ज्यादा। और ये भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों वर्किंग है, किसका प्रमोशन पहले हो जाए, है ना। प्रमोशन किसका पहले हो रहा है, तो जिसका पहले प्रमोशन अगर मान लो फीमेल का हो गया तो सैलरी मेरी है। आदमी का आई थिंक इतना नहीं लगता है, बिकॉज मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड कि हमारी सैलरी तो ज्यादा होनी चाहिए ही चाहिए, होती है। क्योंकि शादी भी आप देखोगे तभी होगी जब हमें लगेगा हमारी लड़की से ऊपर है फैमिली, या हमारी लड़की जो है अभी मतलब कोर्स कर रही है, या उसने अभी कुछ किया है प्रोफेशनल डिग्री, लड़का ये है। तो पहले तो ये देखते थे ना कि लड़की की कितनी सैलरी है, खानदान कैसा है, बैकग्राउंड कैसी है, गाड़ी घोड़ा कितना है, रहते के स्टैंडर्ड से हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही तो हम मान के चलते ही हैं कि लड़के को हमेशा ऊपर रखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट है तो अब वो थोड़ा सा लड़कियां भी अच्छा अर्न करने लग गई हैं, तो कंपेयर हो जाता है उनके बीच में, उसकी वजह से भी डेफिनेटली होता है। क्या लगता है मैम, हर रिश्ते में समझौता करना ज्यादा जरूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते में हम समझौता करते करते, जितनी भी फीमेल से, अब मैं मेल की बात करूं, रिश्ता एकदम खत्म हो जाता है, बेजान हो जाता है? देख किस तरह का समझौता, कहते हैं ना एडजस्टमेंट, हर चीज के लिए एडजस्ट करो। देखिए एडजस्टमेंट मैंने आपको बोला जरूर है, बट इतना नहीं। एडजस्ट मतलब कुछ चीजें होती हैं कि हम एक फैमिली से आए हैं, फिर हम दूसरी फैमिली में गए, ठीक है, तो कुछ चीजें हमें एडजस्ट तो वैसे भी करनी पड़ती हैं। हमारा वहाँ उठने का टाइम अलग है, ससुराल आ गए अलग टाइम हो गया, वहाँ जिम्मेदारियां नहीं थी, यहाँ जिम्मेदारियां हो गई हैं। वहाँ हमारे मम्मी पापा हमें पैम्पर करते थे, बेटी है बच्ची है कोई बात नहीं, ससुराल तो नहीं करेगा, वो तो पहले से माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि लड़की आ रही है तो घर संभालेगी, यही होता है घर का गुच्छा पकड़ा दो चाबी का, यही संभालेगी। तो जब हमें पता है हमारी वहां से, हमें पता है बहुत सारी चीजें हमारी चेंज होने वाली हैं, तो वो चेंज में तो एडजस्टमेंट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको घर वालों का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या मार पिटाई के अलावा गाली गलौज हो रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही,
या आप जो करना चाहती हैं वो करने नहीं दिया जा रहा। मतलब मेनली एक कहते हैं ना राइट, आपका राइट बनता है लाइफ को जीना, आपको लाइफ ही जीने में मुश्किल हो रही है। मतलब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ना आप अपनी पसंद का कुछ कर पा रहे हैं, ना आप घूम फिर पा रहे हैं, ना आप मिल पा रहे हैं, ना आप बात कर पा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक टेंशन है, डर में जी रहे हैं आप कि अरे कब कौन मुझे बोल देगा, एडजस्ट कर लो। उधर से पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, बेटा एडजस्ट कर लो। तो ये वाला एडजस्टमेंट तो नहीं होना चाहिए। इसमें आपके पेरेंट्स को भी टाइमली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो आपने एक लड़की को दूसरे घर में भेजा तो उसकी अपनी लाइफ तो चल ही नहीं रही है ना, कुछ भी वो तो जी ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ एडजस्ट ही कर रही है ना वहाँ पे। तो इस तरह के एडजस्टमेंट को हम नहीं मानते कि ये सही एडजस्टमेंट है। इसमें तो आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है, और किस वजह से एडजस्टमेंट करनी है वो भी बहुत बड़ी मतलब पॉइंट है कि आप करना क्या चाह रहे हो। छोटा मोटा मैंने आपको बताया कि चेंज होता है, उसमें एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है कि ठीक है थोड़ी देर में सब एडजस्ट हो जाएगा। बट आपको सामने वाले की इंटेंशन लग रही है कि वो एडजस्ट नहीं कर रहा है, वो आपको डोमिनेट कर रहा है, वो आपको दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ख़त्म किया जा रहा है, आपकी चॉइसेस को हटाया जा रहा है। जिस चीज़ से आप खुश है वही चीज़ आपकी लाइफ से छीनी जा रही है, जो आपकी क्वालिटी है उसी को नेगेटिव पॉइंट बनाया जा रहा है। तो ये तो फिर यहाँ तो एडजस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो ऐसे में थोड़ा सा पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, बेटी को भेज देते हैं, है ना। अभी रिसेंटली देखो वो जज फैमिली का जो हुआ, तो आप क्यों नहीं डिवोर्स ले लेते हो, क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्यों पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ आज ये भी हो रही है कि पेरेंट्स अब थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, तो डिवोर्स भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब इसका मिसयूज भी होने लग गया। बिल्कुल, अब एडजस्टमेंट मतलब जैसे आपने बताया एडजस्टमेंट थोड़ा खत्म होता चला जा रहा है कि अब कर ही नहीं रहे लोग। अब आपकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बोली, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन लेके आप जा रहे हो। आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, आपने बोला नहीं मैं तो नहीं रह सकती यहाँ पे, 2 दिन में तलाक, रात को शादी हुई 2 दिन में तलाक। तो ये भी जो हो रहा है ये भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्या था, आपने शादी से पहले कुछ तो टाइम दिया होगा, 5 महीना 6 महीना। आजकल ऐसा तो है नहीं कि एकदम से शादी हो गई। आपके रिचुअल्स इतने होते हैं, आपकी तो आजकल वो एक वो होती है शादी से पहले भी आप जाते हो, फोटोग्राफी करते हो। तो जब सब कुछ हो ही रहा है, बातचीत हो रही है, तो फिर शादी के बाद तुरंत डिवोर्स देने का क्या मतलब है। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि डिवोर्स लोग ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं, मतलब रीजन क्या है उसके पीछे। फाइनेंशियल रीजन है, या ठीक है कर लेते हैं डिवोर्स लेके फिर अपना वापस अपनी लाइफ में चले जाएंगे, या एडजस्टमेंट किस तरह का है, क्या सोच रहे हैं वो पहले से ही है कि नहीं इतना तो करूंगे, अरे ऐसा हुआ तो मैं नहीं रह सकती। ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस लगा रखे हैं आपने, और पेरेंट्स बोलते जैसा हमारा बच्चा करेगा हम भी कर रहे हैं। तो अब कुछ ज़्यादा ही पेरेंट्स हो गए, तो बैलेंस में रखो, बीच में, ना ज़्यादा ना कम। बिल्कुल। अब आता है मैम पहले के या फिर में कुछ आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्ची को हमेशा कहते हैं कि यहाँ से तो आपकी डोली जा रही है, ससुराल से आपकी अर्थी उठेगी। ये चीज और कई बच्चियां अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उनको कोई मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, तो कई लड़कियां अंदर ही अंदर घुटती हैं। और हमारा पॉडकास्ट भी देख रही हूँ, उसमें कई सारे हो सकती हैं ऐसी, और कई लोग जब अंदर बहुत घुटन होती है तो अपने आप को खत्म कर देती है। दोनों ही केस में देखिए, बच्ची जा रही है, नाम ना डुबोए हमारा, पेरेंट्स ऐसा बोल के भेजते हैं, तो ये भी क्या बोले, मतलब उनका तो ये होता है कि आप रहो, अच्छे से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना। मतलब छोटी छोटी जो आपने गलतियां यहाँ करी, या यहाँ जिस तरह से रहे हो, नई जगह है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स की मुझे लगता है शायद यही इंटेंशन होती है कि हमारा नाम खराब मत करना। कोई पेरेंट आई डोंट थिंक कि वो ये सोचता है कि कोई तुम्हारे से बहुत बदतमीजी कर रहा हो या तब भी तुम मत बोलो, हमारा नाम मत खराब करना। मुझे नहीं लगता पेरेंट्स ऐसा कह के बोलते हैं। वो बस ये कहते हैं कि भाई नाम खराब ना हो, इज्जत खराब ना हो, छोटा मोटा गुस्सा आए तो बेटा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, है ना। हाँ, तो वो उस मामले में करते हैं। और दूसरा आपने क्या पूछा था, मतलब फिर उसी में होता है ना कि मेरे पेरेंट्स का मान सम्मान, ये चीज तो ये लड़कियों को, मतलब अब जो चीज मैंने आपको बताई यही चीज पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां तुम्हारे साथ टॉर्चर हो रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारे साथ बदतमीजियां हो रही हैं, तुम्हें लाइफ जीने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा, तुम्हें हर चीज के लिए मना किया जा रहा है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे पैशन, तुम्हारी हॉबी सब साइड करे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जो हम कह रहे हैं वो करो। तो ये लड़कियां उस चीज को इस मतलब से ले लेती हैं कि मतलब हमें एडजस्ट करना है। तो ये समझ की बात है कि वो समझाना क्या चाह रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे आप। तो आप बताइए, फिर पेरेंट्स से बैठ के बात करिए, फैमिलीज मिलके बात करिए आपस में। मतलब तरीके तो बहुत हैं, आप आपस में भी मिलके बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो फैमिली को बताना ही बंद कर देते हैं। कई क्लाइंट आते हैं कि आपने फैमिली से बात करी, नहीं मैं नहीं चाहता,
मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से खुद सॉर्ट आउट कर लूँ। तो आप खुद कैसे सॉर्ट आउट कर लेंगे? करना होता तो हो जाता ना अब तक। तो आपको फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, उनके अलग एक्सपीरियंस है। और फिर इस चीज को वीकनेस समझ के एक दूसरा पार्टनर एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है कि ये तो बता नहीं रहा किसी को भी, और ये भी नहीं बताएगी किसी को, तो वो डर के मारे या जो भी कह लो वो दबता चला जाता है। वो भी टेंशन की चीज, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता है उसमें भी। तो पेरेंट्स को तो हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए, शादी से पहले भी इन्वॉल्व करें और शादी के बाद भी इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें। इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग कौन सी ज्यादा खतरनाक है रिश्ता तोड़ने के लिए? देखिए, चीटिंग वर्ड ही मैं बोलूं कि मतलब चीट करना या तो आपके साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है, आपका पार्टनर जो चीजें एक इंसान में होनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें, आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, आप इमोशनली बहुत अटैच्ड है दोनों एक दूसरे से, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप अंडरस्टैंडिंग हैं, आपके दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी इमोशनल अटैचमेंट है, तो फिर वहाँ इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग तो फिर गलती होगी। क्यों कर रहे हैं फिर आप? चीटिंग का मतलब ही, चीटिंग वर्ड ही जो है वो हमारे हिसाब से गलत है। गलत है। चीट मतलब कि हम चीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो चीट? क्या कमी रह गई आपके रिलेशन में जो आप चीट कर रहे हो? तो चीट तो वैसे भी देखिए हम उसको अच्छा मानते ही नहीं, नेगेटिव टर्म है। तो चीट तो करना नहीं चाहिए, बजाय फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो। आप अपने पार्टनर से बात करें ना कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो आपको शायद चीटिंग करने की जरूरत ना पड़े। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे सॉरी है, आई लव यू है, या फिर बात करें छोटी छोटी चीज, आप खूबसूरत लग रहे हो, आज आप पे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, क्या लगता है ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये रिश्ते में जान डालते हैं? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। मतलब ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप, अगर आपने गलती की है, मानने में शर्म किस चीज की है? हम क्या करते हैं, हम दूसरे इंसान को गलत ठहराने में लग जाते हैं। तुम्हारी गलती है, मेरी ईगो, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, आई एम अ परफेक्ट पर्सन, या मैं तो परफेक्ट लड़की हूँ, मैं कर ही नहीं सकती, तो आप सॉरी नहीं बोलेंगे। अगर आपने सॉरी बोल दिया तो वहीं बात खत्म हो जाती है। आई लव यू बोल दिया तो ये आपका इजहार हो गया कि अगर मूड खराब है, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में कुछ नेगेटिव चला गया कि ये इंसान मुझे चाहता नहीं है, या ये इंसान मेरे से प्यार नहीं करता, या पहले वाली बात नहीं रही, उसमें अगर आप आई लव यू बोल दो, हग कर दो, उससे फ़ोन पे बात कर लो, या बैठ के थोड़ा टाइम दे दो, है ना? तो ये थोड़ा फिजिकल टच बहुत अच्छा होता है ये। तो ये सब चीज़ें रिलेशन को बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं है। कई बार क्या होता है, फिजिकल रिलेशंस होते हैं, हम बात करें तो क्या लगता है मैम कि फिजिकल रिलेशन जो एक हस्बैंड वाइफ बनाते हैं तो वो भी रिश्ते में जान डालते हैं? कई बार क्या होता है, नहीं किसी का अच्छा है या फिर कुछ भी XYZ हो सकता है, तो क्या लगता है इससे हम कितना पॉइंट देखिए, जैसे हम लोग अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ें बहुत लोगों को बड़ा ऑड लगती हैं, फिजिकल के ऊपर बात करना, अरे फिजिकल रिलेशंस के ऊपर बात नहीं करना, या हम बोलते हैं बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, है ना? ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे पब्लिकली बोल दिया आपने इस चीज़ के बारे में? लेकिन हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बहुत आते हैं, उनके काफ़ी लोगों के तो रिलेशन जो है फिजिकल की वजह से ही ब्रेक होते हैं, क्योंकि आप ठीक है, आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, बट आप सारे काम कर रहे हैं ना, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं, आप घूम फिर भी रहे हैं, आप फ़ोन पे लगे हुए हैं। आजकल मोस्टली जो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर रिश्ते टूटने का कारण मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया। लोग बिजी हैं, फ्री हैं, बट बिजी हैं, बिजी बहुत ज़्यादा है, फ्री हैं लेकिन अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है उनके पास। आप अपनी वाइफ से नहीं बात करोगे, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, वहाँ आप बिजी हो जाते हो। तो लोग सोशल मीडिया पे बिजी हैं। तो अगर आप मतलब इतना फिजिकल रिक्वायरमेंट अगर आप अपनी वाइफ की पूरी कर दो, या वाइफ ऐसा सोचे कि छोड़ यार अब तो एज हो गई, क्यों ही करना, अब तो हम 40 के हो गए, 30 के हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अगर औरत भी सोचने लगी तो पार्टनर कहाँ जाएगा? या अगर आदमी सोचता है कि मैं तो थक गया, बहुत काम करा, तो आपने सारे काम किए ना, यहाँ आके एडजस्टमेंट क्यों होनी चाहिए? फिजिकल रिलेशन बनाने में एडजस्टमेंट क्यों होती है? क्यों वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो आप? दोनों आपस में क्यों कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज? तो रिलेशन तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तो होना चाहिए। एक बॉन्ड है आपका, एक फील होता है, हमें अटैचमेंट फील होती है, हमें लगता है कि हाँ हम एक दूसरे के लिए हैं, अभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो डिपेंड करता है पार्टनर्स में, किसी की अच्छी होती है डिमांड, किसी की नहीं होती है, लेकिन हम क्योंकि करेंगे तो फुलफिल हम ही। तो अगर एक पार्टनर की डिमांड है तो आपको करना पड़ेगा, आप टाइम निकालिए उसके लिए, मोबाइल कम कर दीजिए। रात को लेके बेड पे मोबाइल बैठे हैं लोग, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं,
इंस्टा चला रहे हैं, बेबी बगल में बैठी हुई है, या औरत कर रही है, आदमी बगल में बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा टाइम दे दीजिए ना आपस में। मैं तो ये कहती हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। जब आप बिस्तर पे जाओ, आपका मोबाइल फोन सब बाहर होना चाहिए। क्या देख रहे हैं आप? सुबह से लेके शाम तक यही तो कर रहे थे। लेकिन एक अपना जो एक प्राइवेट टाइम होता है, एक अच्छे से, जिसमें आप ना भी हो फिजिकल, एटलीस्ट आप बात करें, पूरे दिन की थकान जो भी है, वो भी परेशान थी, आप भी परेशान थे, अपनी बातें करो प्यार से, कुछ लगता है सॉर्ट आउट कर लो उसको, तो वो भी तो टाइम होना चाहिए ना। वो तो रात में ही मिलता है ना इंसान को। और उसमें अगर आपके कोई अच्छे से मोमेंट्स आपको लगता है, तो आप अच्छे मोमेंट भी एंजॉय कर सकते हो। मोबाइल में तो फिर आप बिजी है ना। तो ये चीज़ है कि फिजिकल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपने बोला इमोशनल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, क्या चाहता है वो आपसे, वो आपको बता रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। एक इमोशनल मतलब हर टाइम अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना, सुख में दुख में, उसका मूड है आपसे कुछ बात करने का, आप सुन नहीं रहे हो, आप बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चल रहे हो। सुबह से उठे, शाम तक काम किया और खत्म। तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बना हुआ अभी भी, या बना था वो ब्रेक हो गया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ आज क्या हुआ क्या नहीं। वो फोन करके पूछते तक नहीं है मुझसे। मतलब फोन पे बात नहीं हो रही है, आप घर में हो तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप लोगों से लगे हुए हो, मतलब सोशल, बाहर फोन कर रहे हो, बात कर रहे हो, मीडिया में लगे हुए हो, इंस्टा देख रहे हो, यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मतलब सब चीजें देख रहे हो। देखो, बट इसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना। दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा हमारे पास आते हैं, कई बार पेरेंट्स आते हैं, बच्चों की भी शिकायतें करेंगे कि मैम ये पूरा दिन देखता है। तो पूरा दिन तो नहीं होता ना ये चीज़। आप नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, जब आपको जरूरत लगती तब आप उठाइए फोन, है ना। या आपको लग रहा है मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो गया, मेरा कोई मतलब नहीं किसी के फोन उठाने का, या सबको एक बाउंड्री बना के दीजिए कि भाई मुझे इस टाइम कॉल मत करना, मेरा घर का टाइम है, मेरा प्राइवेट टाइम है अभी ये। लेकिन आप फोन उठाएंगे, पब्लिक तो करेगी डिस्टर्ब आपको, 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी करेंगे। तो हस्बैंड वाइफ का टाइम कहाँ रह गया फिर? दिन भर ऑफिस, बिजनेस, शाम का टाइम आप मोबाइल पे लग गए। तो फिजिकल और इमोशनल दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें होती तो शायद रिश्ते टूटने बंद हो जाए। क्या लगता है, अगर मैरिज के बाद बच्चे जब हो जाते हैं, क्या रिश्तों में थोड़ा सा दूरी आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है ना कि आदमी जो है, मैन है, वो तो देखिए, मेल तो अपना काम पे जाएगा, उसका रूटीन वही रहता है, वो अपने सारे रूटीन के काम करता रहता है। फीमेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये लगाओ कि प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक उसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फिर वो एक बॉन्ड होता है मदर का अपने बच्चे के साथ में, जो मतलब पहले से ही बन जाता है। तो वो नहीं चाहती कि मैं इसको कम टाइम दूँ, पूरी डिपेंडेंट, वो पूरा बच्चा मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेडी जो है बिजी हो जाती है इसमें। लेकिन थोड़ा सा उनको एक टाइम के बाद, शुरू में हम मानते हैं कि जरूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे ना एक बना के चलो कि हाँ बच्चा है, ठीक है, लेकिन हस्बैंड भी तो है। तो दोनों को इक्वल रखो। मतलब टाइम निकालना पड़ेगा उनको कि नहीं, ये नहीं कि आप समझो मुझे, कि आप ये समझो कि मेरा बच्चा हो गया तो पति को समझना चाहिए कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जग रही हूँ, तुम भी जगो। ये नहीं, आपको ये समझना है कि मेरा पति भी है, उसको भी मेरी जरूरत है, तो मुझे कैसे बैलेंस में करना है। मतलब सुबह से लेके शाम तक थोड़ा टाइम तो निकालोगे ना अपने हस्बैंड के लिए। अगर आप सोचो कि नहीं मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ, मैं तो हो ही गई, तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ बच्चे में, तभी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है कि मतलब तुमने इसका डायपर चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे, मैं भी तो रात को जगी थी, सुबह ऑफिस का काम किया, तुम भी जगो मेरे साथ, बैठो। क्या करेगा बैठ के वो? क्या करेगा बैठ के? आप तो मदर हो ना, आपको तो मतलब एक फील भी है, अटैच। और कुछ लेडीज, हमारा इमोशंस लेडीज में तो है ही, कुछ चीजें तो हमारे अंदर अलग से हैं, इनबिल्ट है, ऊपर वाले की कृपा से। तो आदमी के अंदर वो नहीं है ना इतना। तो अब वो पेशेंस उतनी नहीं है, इमोशंस उतने नहीं होते बच्चे के लिए। उसको लगता है हाँ ठीक है, वो सो रहा है तो सोने दो, आप देखो उस चीज को। लेकिन उसके वजह से आप झगड़ा करो और फिर अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दो, या मैं ऐसा कर रही हूँ तुम भी करो, या तुमने ऐसा नहीं किया। तो लेडीज को यहाँ थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना चाहिए कि बच्चे हैं, अच्छी बात है, उनका काम दिन भर किया, लेकिन हस्बैंड को भी टाइम देना है, आधा घंटा 1 घंटा मैनेज करिए उसको। एक रिश्ते की बात करेंगे क्योंकि पूरा आज हमने रिलेशंस पे ही बात की है। तो प्यार या पैसा? प्यार। ट्रस्ट या लव? ट्रस्ट। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? डिपेंड करता है। सॉरी या थैंक यू? दोनों चाहिए, सॉरी भी थैंक यू भी। ईगो या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप। प्राइवेसी या ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी। रोमांस या रिस्पेक्ट? दोनों होनी चाहिए, रोमांस भी बहुत जरूरी है और टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट भी चाहिए एक दूसरे पार्टनर।
टाइम या गिफ्ट्स? टाइम। कॉम्प्रोमाइज या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट। सोलमेट या राइट चॉइस? डिपेंड करता है हम कैसे कह सकते हैं राइट चॉइस या सोलमेट, ये तो जब आप फील करेंगे तभी पता चलेगा आपको। ग्रीन फ्लैग्स या रेड फ्लैग? रेड फ्लैग अवॉइड करनी चाहिए, ग्रीन के साथ रहना चाहिए। डाइवोर्स आसान है, रिश्ता निभाना? रिश्ता निभाना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैम मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एकता सो मैम, मच। अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूवर्स हैं आपके वो देखें और जितना भी मैंने बताया शायद उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और इन चीज़ों को समझेंगे, पॉजिटिविटी से लेंगे और ट्राई करेंगे अपने रिश्तों को और अच्छे से निखारने का, बनाने का और लंबे टाइम तक एक रिश्ते को निभाएंगे। क्या थैंक यू बात सो है। मच। और अब आता है कि मैम हम एंड तक जा रहे हैं, हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हाँ। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई Yes, प्रॉब्लम से हाँ जूझ जी, रहा हो, हाँ जी, डिप्रेशन हाँ है, एंजाइटी है, क्योंकि ये तो हमने एक कॉमन टॉपिक एक उठाया है। आने वाले एपिसोड्स हर एक टॉपिक पे हाँ होंगे, जी। डिप्रेशन क्यों होता है, ओवर थिंकिंग हम्म, क्यों होती है, तो हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग मैम की हम्म, सीरीज जो आने वाली है, मैम को हम हम्म, बार बार इनवाइट करते रहेंगे हम्म, और मैम से साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के लिए कैसे करें मैम मैम आपसे? मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा वेबसाइट है, गूगल पे आपको मिल जाएंगी, आप उस पे जाके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्या बात है, हाँ। बाकी सब कुछ प्रेक्टो पे easy- भी हूँ मैं, लिबरेट पे भी हूँ और हम्म, गूगल पे भी आप मेरा नाम एकता सिंह, डॉक्टर एकता सिंह सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी। क्या बात है, कितना आसान है मैम को ढूंढना। तो आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, लगता है कि रिश्ता बहुत खूबसूरत है पर कुछ प्रॉब्लम है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं बिल्कुल। और मजबूत करना चाहते हैं रिश्ते को, तो मैम से प्लीज जरूर कनेक्ट करिएगा। और जो भी आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज भर भर के कमेंट करिएगा, मैम की टीम आपको आंसर देगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।